हिजबुल्लाह ने नहारिया पर रॉकेट दागे हैं और नहारिया के ट्रेन स्टेशन पर हमला। एक्टिव आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया। इजराइल पर हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जहां 24 घंटे में 115 रॉकेट से वार हुआ। अब खबर है कि मालोत और तारशिशा इलाके में एक शख्स की मौत हुई है और ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। आईडीएफ इसको लेकर दावा कर रही है। चौबीस घंटे में 115 जगह हुए हमले के बाद की ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब नईम कासिम को मिली हिजबुल्लाह की कमान। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का नया चीफ बना नईम कासिम। इजराइल के डर से तेहरान में छिपाए कासिम। नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान से कासिम भागा। हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था कासिम। नईम कासिम, थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट इसी का नाम ले रहे थे। हालांकि इसके बारे में आप खबर भी जान लीजिए कि आखिर कौन है नईम कासिम। नईम कासिम जो हिजबुल्लाह का पहले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था, अब इसे कमान मिली है। फिलहाल इसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ही ग्रुप का सबसे सीनियर नेता और इजराइल के हाथों मारे जाने के डर से ईरान में छिपे कासिम को लेकर खबर बढ़ी है। अब नईम कासिम हिजबुल्लाह के शुरुआती सदस्यों में से एक है। कासिम हिजबुल्लाह के स्कूल्स के नेटवर्क पर भी नजर रखता है और इंपॉर्टेंट ये कि 1991 में नईम कासिम ग्रुप का उप महासचिव भी चुना गया था। हालांकि इसकी बैकग्राउंड भी इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह की शूरा परिषद का कार्यकारी सदस्य रह चुका है और हिजबुल्लाह और सरकारी और सैन्य गतिविधियों का भी प्रभार संभाल चुका है। चलिए, तो जिस तरीके से इस वॉर फ्रंट की खबरें आपने देखी हैं उसमें यह साफ हो गया कि किस तरीके से न्यूक्लियर संग्राम को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन अब जंग में किम की एंट्री और जंग में किम की एंट्री को देखते हुए नेटो का विस्फोटक खुलासा है क्या, इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के तो रेस्ट में रूसी बेस की तबाही की तस्वीर देखिए, जहां बिल्डिंग में ठहरे रूसी सैनिकों पर अटैक को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी फोर्स ने पूरी बिल्डिंग को तबाह करने का किया दावा। और अब रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री। नेटो चीफ मार्क रूट का यह सनसनीखेज दावा। रूस में 10,000 किम की सेना, पेंटागन की तरफ से कहा गया। ट्रेनिंग के नाम पर जंग में शामिल की गई है किम की सेना और रूस में किम की सेना की तैनाती बेहद खतरनाक। नेटो का यह दावा क्या है रूस में 10,000 किम की सेना को लेकर, जहां दावा यह कि रूस की मदद के लिए 10,000 सैनिकों को मॉस्को भेज रहा है किम। नॉर्थ कोरिया के कुछ सैनिक रूस के कुर्स्क में सीमा पर तैनात हैं। नेटो महासचिव मार्क रूट का कोरियाई सेना की तैनाती का यह दावा है और सेना की तैनाती में रूस और यूक्रेन जंग में किम की एंट्री की भी पुष्टि हो गई है। मार्क रूट कह रहे हैं किम ने सैनिकों को ट्रेनिंग के नाम पर रूस भेजा है। पेंटागन की तरफ से कहा गया किम के सैनिकों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस कर रहा है। रूस में उत्तर कोरियाई सेना की तैनाती बेहद खतरनाक। अब सिन्हा सर, ये समझा दीजिए, क्योंकि जिस लिहाज से ये फैसला लिया गया है उसके बाद इनकी मौजूदगी को लेकर तो दावे किए जा रहे थे, लेकिन बॉर्डर फ्रंट पर इनकी तैनाती, क्या नेटो को भी अब ये लिबर्टी मिल रही है या वो सीधे तौर पर ये कह सकता है कि वो भी अपने ट्रूप्स को किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इस वॉर फ्रंट पर तैनात कर सके? देखिए सुरभि, एब्सोल्युटली जो आप कह रही हैं, इसके दो पहलू हैं, दो आयाम हैं इसके। देखिए, जब व्लादिमीर पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें कि डिफेंसिव इसके लिए वो यूज करते हैं नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को। 1,000 तो आ चुके हैं, 10,000 जेलेंस्की कहते हैं, अब नेटो चीफ भी यही कह रहे हैं, और उनको कुर्स्क में लगाया गया है। जो सेम रिवर है, जब आप जाते हैं सूमी से, तो सेम रिवर जो आती है उसके ऊपर में अभी डिप्लॉयड है 1,000 के आसपास में। बट सुजा एक इलाका है जो आपने पहले दिखाया था कुर्स्क के इलाके में, उनका यूज होगा। मेरे ख्याल से वो 10,000 सैनिक आएंगे, मगर उनका एक समझौता है नेशन वाइज, और ये समझौता हुआ था 3 महीने पहले। वो अब जमीन पे आप देखती हैं उनको ट्रेनिंग, तो डिफेंसिव
तरीके से उनको यूज होगा, ऐसा उनका कहना है। मगर सुडजा का जो इलाका है जिसमें बहुत बड़ी पकड़ है यूक्रेन की, वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है जब आप कुर्स्क के इलाके में जाएं। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि नाटो के भी वहां सैनिक थे। नाटो के सैनिक ऑलरेडी सुडजा में थे और उनका प्रूफ रशिया ने दे चुका है, इंक्लूडिंग उस में से कुछ लोग उनके बंधक भी हैं। तो ये तो चीजें चलेंगी, मगर आज के दिन में अट्रिशन वॉरफेयर के अंदर में, खास करके खार्किव के इलाके में बहुत बुरी हालत है यूक्रेन के लिए। उनके 7 किलोमीटर का एक इलाका है, कल ही बाखमुत से भी ज्यादा वहां भयंकर तबाही मचाई है रशिया ने। Irrespective of this fact, विनोद सर, I'll come over to you, क्योंकि दावे तो ये कर दिए गए कि रूस की सेना को कमी हो गई, इसलिए अब ये तैनाती की जा रही है। दूसरी तरफ सवाल उस लिहाज से भी विनोद सर, जहां पर नेटो देश भी अपनी आत्मरक्षा के लिहाज से आने वाले वक्त में अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो इंटरनेशनल लॉ बड़ा साफ है। आप डायरेक्टली किसी भी ट्रूप्स को किसी के भी खिलाफ आप उतारती हैं तो आप डायरेक्टली उस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो कोरियन ट्रूप्स डायरेक्ट एंगेजमेंट यूक्रेनी ट्रूप्स के साथ अगर कर रहे हैं तो कोट अनकोट विद इन द रूल्स ऑफ द वॉर नेटो भी अपने ट्रूप्स को उतार सकते हैं, पहली बात। लेकिन मेरा छोटा पॉइंट ये है सुरभि जी, ये एक रिएक्शन है ना कि एक्शन। क्योंकि नेटो ट्रूप ऑलरेडी उतारे जा चुके हैं, नेटो ट्रूप ऑलरेडी रशियन ट्रूप के साथ कांटेक्ट में आ चुके हैं और ये उसका एक रिएक्शन था, ना कि एक्शन है जिस तरह से पेंट किया जा रहा है इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया के बीच। इसको ये समझना कि ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट नहीं है, ये एक रिएक्शन है। ये हमें अपने दर्शकों को समझाना होगा कि चलिए, फिलहाल वक्त की कमी है, लेकिन इस वक्त फिलहाल वॉर फ्रंट से आ रही इन तस्वीरों के आधार पर कर रही थी आपसे सवाल, जहां जानना जरूरी था कि आखिर किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट्स पर अब ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं।